नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में राज्य के 28,945 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाना है। समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यालय रिपोर्ट कार्ड प्रणाली की भी शुरुआत की, जिससे राज्य के सभी विद्यालयों की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम शिक्षकों की पेशेवर दक्षता बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है। टैबलेट वितरण से शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के डिजिटलीकरण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ये पहल झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को नए स्तर तक पहुंचाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग जुड़ रहे हैं, उसमें शिक्षा भी आज बहुत तेजी से डिजिटल के दुनिया में पहुंच चुका है। हम लोगों ने भी समय समय पर कभी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, कभी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम को चलाया भी है। आज उसी कड़ी में सभी स्कूलों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो। शिक्षक वर्तमान स्कूल में चल रहे गतिविधियों को कैसे डिजिटलाइज करें, इस पर दक्षता हासिल करें। बच्चों को भी इसकी ओर प्रेरित करें। आज कहीं ना कहीं हर वर्ग, हर उम्र का, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग किसी न किसी माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। झारखंड में राज्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। इस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों, विधानसभा के सदस्यों, पूर्व सदस्यों, विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च का वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पहल को राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे कर्मचारियों को मदद मिलेगी। ये योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में खर्च और अन्य चिकित्सा सेवाओं का खर्च शामिल है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रम और नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव, विभागीय सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, समस्त झारखंड के राज्य कर्मियों की ओर से। सारा लाभ मैं समझता हूँ सारे लोगों को मिलेगा और ये योजना इतना महत्वपूर्ण योजना है कि अगर किसी के जीवन में अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उनको पहले ही अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होता है, तो उसका भी व्यवस्था इनमें है। उनका फॉलो अप ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उनका भी व्यवस्था है।
अगर किसी के शरीर का कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन भी करने की आवश्यकता है तो उसमें भी जो व्यय होता है, भारी व्यय होता है, वो भी इस योजना से आच्छादित है। सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सक, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। तो ये बहुत लोग भले ही कुछ बोले, आज बहुत सारे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को पर कई सवालें खड़ा करते हैं, पर हम जानते हैं ये खड़ा, इस पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ है और उसके बाद कुछ किया तो क्या किया। आज सीमित संसाधनों में भी आज जिस तरीके से हम इस राज्य के अनेकों गंभीर बीमारियों के साथ दो चार हाथ करते हुए उस पर हम लोग विजय पा रहे हैं। हाल ही के समय में आपको याद होगा कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया में एक घने बादल की तरह छाया रहा और इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता था। और उस समय आपको याद होगा कि इस राज्य में किस तरीके से हमारे लोग अलग अलग राज्यों में सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हुए थे, जहां लोगों को घर से निकलना मनाही था। उस समय झारखंड सरकार हवाई जहाज से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से कोरोना ढो करके इस राज्य में लाने का काम कर रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी एक एक लोगों के पर उनका ध्यान रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ के माताओं के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना दिया। इसका परिणाम है आज राज्य में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सारे लोग, सारे वर्ग खुश है, बिना भेदभाव के सारे लोग खुश है। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कड़ा निर्देश दिया था कि राज्य के जितने भी कर्मी हैं, खास करके हमारे विभाग के जो कर्मी हैं, उनके स्वास्थ्य भी उनका ध्यान रखना है, उनका बीमा भी कराना है, उनके परिवार का भी बीमा कराना है। तो आज का दिन झारखंड के तमाम हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कर्मचारीगण, पेंशन कर्मीगण, गाँव अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज जो इंश्योरेंस हम लोग स्कीम लाए हैं, उसके तहत जो शुभारंभ हमें लगता है कि मजबूत, सुरक्षित और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ता कदम है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राज्य सरकार की अपने कर्मियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता का परिणाम है। रांची में राजभवन के समीप झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल थी। इनका नेतृत्व कर रहे झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की महामंत्री सुंदरी तिर्की ने बताया कि यह धरना झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आयोजित किया गया है। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। इनकी मुख्य मांगों में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करना शामिल है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 20,000 रुपए और सहायिकाओं के लिए 15,000 रुपए मानदेय करने की मांग की गई है। इसके अलावा भी 9 प्रमुख मांगे हैं जिन्हें आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राज्य सरकार से पूरा करने की अपील की है। संगठन ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो वे आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हमारी धरना है, ये सांकेतिक धरना है। अगर पूरा झारखंड के लोग उतर जाएंगे तो रांची संभाल नहीं पाएंगे। ये सांकेतिक धरना है क्योंकि विधानसभा चल रही है। हम सरकार को जगाने के लिए आए हैं।
हमारा मानदेय में बजट सत्र में लाना होगा कि सेविकाओं का इतना पैसा हम बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। हेमंत जी ने इसके पहले भी हमारी पैसा बढ़ाए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैया सम्मान योजना जिस तरह दिए, हमारी सेविका सहायिका भी चुनाव में आपको सहयोग किए हैं, हमारे पूरा चुनाव कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका सहयोग रहा है। हमारे लिए उन्होंने सोचना होगा। रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपया सेविका को और 15 लाख रुपये सहायिका को एक मुश्त देने की हम मांग करते हैं, ये देना होगा। मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 20,000 रुपया सेविका को, अब 15,000 सहायिका को देना होगा। सीधी नियुक्ति के रूप में महिला प्रशिक्षिका के पद पर जो योग्यताधारी सेविका हैं उसका नियुक्ति हो, क्योंकि काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। यही हमारा जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने ब्राउन शुगर के एक सक्रिय तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के कुल 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला तस्कर भी शामिल है। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से आदित्यपुर होते हुए ब्राउन शुगर की बड़ी खेप जमशेदपुर में सप्लाई की जा रही है और इस रैकेट का सरगना अब्दुल हामिद नामक व्यक्ति है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया और गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में गिरोह का सरगना सरायकेला जिला का रहने वाला अब्दुल हामिद, जुगसलाई का मोहम्मद जाकिर, सजाद खान, शेख अफरीदी उर्फ खदबद, आरिफ खान उर्फ पीतल, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद चांद, नगमा खातून, मोहम्मद अमीर गद्दी और पस्तूडी का अमृत गुड़िया और बागबेड़ा निवासी सावंदास शामिल हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 150 ग्राम ब्राउन शुगर, डिजिटल नाप तोल मशीन, 8 मोबाइल फोन और ब्राउन शुगर पैक करने के लिए इस्तेमाल किए गए तमाम उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। ये कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो न केवल शहर में नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने में मदद करेगी, बल्कि उससे जुड़े अन्य गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है। निर्देशानुसार हम अभी जितने भी पुराने आर्म्स एक्ट के, NDPS एक्ट के, इन सबके एक्यूज और का भौतिक सत्यापन करें, थाना प्रभारी और DSP में उनसे बात करते हैं, तो हम लोग को बस सूचना आते रहती है विभिन्न तरीकों की। इसी में एक सूचना आई थी कि एक बड़ा रैकेट है जिसका सरगना अब्दुल हामिद नामक एक व्यक्ति है, जो उड़ीसा और सरायकेला खरसावा से ब्राउन शुगर लाता है और जुगसलाई एरिया में आके छोटे छोटे पुड़िया को बनाता है और उसे बेचता है। पुड़िया का दाम 250 रुपया प्रत्येक पुड़िया पे बेचा जाता है। तो ये हमें सूचना मिली थी कि पार्वती इसके आसपास, घाट के आसपास, खरकई नदी किनारे भारी मात्रा में ब्राउन शुगर आया है और उसका पुड़िया बनाया जा रहा है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए DSP जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है और जुगसलाई थाना प्रभारी दोनों के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और हमने रेड किया था, जिसमें हमने कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया, जिनका नाम है अब्दुल हमीद। ये सरायकेला खरसावा का रहने वाला और यही सरगना है। उड़ीसा से सरायकेला खरसावा से ये लाता था ब्राउन शुगर, यहाँ पे छोटी छोटी पुड़िया बनाता था और इसकी टीम फिर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, पुड़िया पूरे जमशेदपुर में करती थी। उसके अलावा मोहम्मद जाकिर, सजाद खान, शेख अफरीदी, आरिफ खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद चांद, मोहम्मद अरबाज, नगमा खातून, मोहम्मद अमीर, अमृत गुड़िया, सावंदास, ये 13 लोग हैं। इसमें एक और बात ये है कि ये लोग जो जुगसलाई में जो सर्कुलेट करते थे छोटा छोटा पुड़िया बना के, इसमें जो मेन 3 लोग थे, ये वही 3 थे जिन्होंने जुगसलाई में भी पिछले रविवार रात में गोली भी चलाई थी, भाकुर, निज़ाम और मुर्शीद। और जो महिला इसमें जिसको हमने गिरफ्तार किया है, नगमा खातून, 30 वर्ष की रहने, 30 वर्ष की, ये भाकुर की प्रेमिका थी, तो वही उस पूरे इसमें लिंक में शामिल थी। बट इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 150 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। 150 ग्राम ब्राउन शुगर का जो इलेक्शन कमीशन और NCB की तरफ से वैल्यू आता है वो 15 लाख रुपए के आसपास आता है। ऑल्दो जब उसको छोटी छोटी पुड़िया में बांट के बेचते हैं तो उसका दाम और ज़्यादा बढ़ जाता है और मार्केट्स पे भी डिपेंड करता है कहाँ बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो हमने सीज़ किया है उसमें हमने 8 मोबाइल फ़ोन, 7,920 रुपये, एक नाप तोल करने की मशीन है जिससे वो लोग पुड़िया बनाते थे, स्टेपलर, उसके बाद जो पेपर्स होता है जिसमें बेचा जाता है इसको, और 3 पैकेट पारदर्शी जिपर पॉलीथीन और एक बंडल करीब 100 पीस वर्क कार कटिंग रंगीन पेपर। इसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर द्वारा और
जुगसराई थाना प्रभारी द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई की गई है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनके सूचना पे। तो ये जमशेदपुर पुलिस के लिए ड्रग्स के फाइट जो हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ी सफलता है। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 2 निवासी 22 वर्षीय अनिकेत सिंह की गुरुवार रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक पेशे से चालक प्रफुल्ल कुमार सिंह का इकलौता पुत्र था और गालूडी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार अनिकेत गुरुवार सुबह अपनी मां से कहकर पड़ोस में रहने वाले दोस्त अक्षत के घर जाने के लिए निकला था। वहां से दोनों दोस्त स्कूटी लेकर NH 33 स्थित पिपला में रहने वाले अक्षत के भाई अनुराग के घर चले गए। शाम ने वापसी के समय उनकी स्कूटी ने MGM थाना क्षेत्र के गुरमा में खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटी अनिकेत चला रहा था जबकि उसके साथ उसके दोस्त का भाई था। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में अनिकेत की मौत हो गई। मृतक के पिता प्रफुल्ल कुमार सिंह ने बताया कि उनका बेटा अलकबीर से डिप्लोमा करने के बाद नीदरलैंड से बीटेक कर रहा था और वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। प्रफुल्ल ने बताया कि अनिकेत दोस्त के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम उन्हें दुर्घटना की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और सभी लोग गहरे शोक में डूब गए हैं। कल रात में सुबह दोस्त के घर गया, वो उनका दोस्त का बड़ा भाई का घर खाली करना था, तो उसी कारण से फिर वो बोल के चला गया। फिर बाद में वो घर खाली किया, उसके बाद वो उधर ही रह गया। दोस्त कहाँ रहता है उसका दोस्त वहीं बिरसा नगर में रहता था। उसका भाई जो है उधर क्या बोलता पिपला में हाँ, पिपला में वहीं से फिर एलम खाली किया कहाँ पे, उसके बाद वहीं से वो लोग चला गया। फिर रिटर्न हुआ, वहाँ से आते समय फिर एक्सीडेंट। पिपला से जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ हाथी अब शहरी क्षेत्र में से सटे इलाकों में भी विचरण करते देखे जा सकते हैं। सुंदरनगर के बाद अब परसोडी के गदरा में हाथी की मौजूदगी ने इलाके में चिंता और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक की संख्या में आए हाथी ने गुरुवार तड़के 3 बजे के लगभग क्षेत्र में पहुंचकर उत्पात मचाया। इस दौरान खेतों में लगे फसलों को रौंद दिया और 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इनमें से 2 घरों की बाउंड्री को हाथी ने तोड़ दिया, जबकि एक मिट्टी के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उक्त घर में सोए एक व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में कुछ युवकों ने मिलकर बम, पटाखे और मशाल के माध्यम से हाथी को खदेड़ कर भगाया। लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में कभी भी हाथी का आतंक नहीं रहा है। इससे पहले एक बार हाथियों का झुंड आया था जो वापस चला गया था। अब यहाँ एक बार फिर हाथी दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई कि यह हाथी अपने झुंड से बिछड़कर ही गदरा पहुंचा है। फिलहाल हाथी के आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग डरे सहमे हैं। उन्हें डर है कि कहीं हाथी रात के समय उनके घरों में ना घुस जाए। इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन किसी तरह की पहल नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। हमारे खेत में पूरा कुचल दिया है, केला खा लिया और उधर जो घर है वो भी तोड़ दिया है। घर को भी तोड़ दिया? हाँ। हमारे दीवार नुकसान की तोड़ दिया है, किसी डाली भी तोड़ा है, यहाँ कटहल गाछ का घर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त किया है थोड़ा सा। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा द्वारा शुक्रवार को बिष्टुपुर बाजार में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को पुराने और कटे फटे नोटों के बदले नए नोट दिए गए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बाजार में चल रहे पुराने नोटों को वापस लेकर नए नोट और सिक्कों का चलन बढ़ाना था। शिविर में बिष्टुपुर बाजार के व्यापारी बड़ी संख्या में पहुंचे और पुराने कटे फटे नोटों के बदले नए नोट प्राप्त किए। इसके साथ ही व्यापारियों ने व्यापार में सहूलियत के लिए छोटे नोट और सिक्के भी प्राप्त किए। बैंक ऑफ बड़ौदा बिष्टुपुर शाखा के मुख्य प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार ने शिविर के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर शिविर आयोजित किया गया था। उनके मुताबिक रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत बाजार से कटे फटे और पुराने नोटों को वापस लेकर नए नोटों और सिक्कों को चलन में लाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना है। इस अवसर पर तरुण कुमार दत्ता का भी सक्रिय योगदान रहा, जिन्होंने शिविर के सफल आयोजन में मदद की। व्यापारियों और ग्राहकों ने इस शिविर की सराहना करते हुए इसे व्यापार में सहूलियत प्रदान करने वाला कदम बताया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा जमशेदपुर मुख्य शाखा की तरफ से नोट और कॉइन एक्सचेंज मेला कर रहे हैं यहाँ के व्यापारियों के लिए, क्योंकि चेंज आज के डेट में बहुत वो इशू है। तो बैंक खुद आया है मार्केट में
जिन्हें नए नोट की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, वो बैंक की तरफ से हमने उनको सुविधा उपलब्ध कराया है। उसके साथ हमारी सेवाएं भी हैं, बगल में हमारी शाखा है और जमशेदपुर क्षेत्र में जमशेदपुर में हमारी करीबन 12 से 13 शाखाएँ हैं, जहाँ जाके भी अपना अकाउंट वगैरह भी खुलवा सकते हैं, अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करा सकते हैं ये लोग। तो ये कार्रवाई मतलब ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा ये कार्यक्रम केवल यहीं पे हमने अभी फिलहाल तो यहीं पे है और ये भी आज RBI की मीटिंग भी है यहाँ शहर में, तो और इसके अलावा भी हम लोग समय समय पे ये कराते रहे हैं इसको, अभी आगे भी कराते रहेंगे इसको। तो ये क्या एक दिन के लिए है क्या? और नहीं, हम आगे भी पहले भी काफ़ी बार करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम। आदित्यपुर के RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत मिरुडी बस्ती में शुक्रवार सुबह भाजपा नेता ध्रुव नारायण सिंह और पत्नी आरती देवी को स्थानीय 10 से 12 की संख्या में आए लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल दंपति ने मामले की लिखित शिकायत RIT थाना में की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ध्रुव नारायण सिंह और उनकी पत्नी आरती देवी ने बताया कि विगत कई दिनों से मिरुडी बस्ती में विद्युत पोल और तार लगाने का कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों के कहने पर उन्होंने यहां काम शुरू करवाया था। विद्युत विभाग के मजदूरों और पोल शिफ्टिंग कार्य में लगे गाड़ियों का भाड़ा देने के बदले लोगों से पैसे की मांग की गई, लेकिन कनेक्शन होने के बाद स्थानीय लोग पैसा देने से मुकर गए। पैसा मांगने पर योजनाबद्ध तरीके से उनके घर पर आकर लोगों ने हमला कर दिया। घायल दंपति ने बताया कि मारपीट की घटना में शामिल लोगों ने गले से मंगलसूत्र, कान की बाली आदि मारपीट कर छीन ली है। इस घटना में दोनों के माथे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में कराया गया है। इधर मारपीट की घटना में घायल दंपति ने स्थानीय अरुण श्रीवास्तव, गणेश शर्मा, अमित शर्मा समेत अन्य लोगों पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया है। मिरुडी में बांस पर लग गया तो हम बोले, ये लोग आया हमारा पास, बोला कि चचा भैया से पोलवा ला दीजिए। क्योंकि बाबू पोल ऐसे नहीं आता है, आएगा पोल तो लेबर उबर जो खर्चा पानी है, चाय पानी सब देना पड़ेगा। तो बोला हम सब देंगे। हम ठीक है, तो तार हम पोल करवा दिए, तार खिंचवा दिए। उसके बाद में बोले कि बाबू सब आदमी देखो, आज 15-20 दिन से काम चल रहा है और उससे पहले पोल आया 2 महीना पहले, वो भी गाड़ा। तो भाई 1000-1000 रुपया सब दो ताकि लेबर को, मिस्त्री को हम दिए हैं। हो गया, जब कल तार टना गया तब आपका पैसा नहीं देंगे, सरकारी है। तो भैया सरकारी है तो तुम लोग कब लेता ना। सुबह में हम झाड़ू मारने निकले, बोले कि दुकान है, शटर उठाएंगे, झाड़ू मारेंगे। निकले, अरुण श्रीवास्तव आया, गंदा लैंग्वेज वर्ड निकाला, तो हम भी गाली दिए उसको। गाली देने के बाद जब हम पीछे घूमे तो मेरा बाल पीछे से पकड़ के खींच के मेरा गला का छीना है, कान का छीना है और उसके बाद 8-10 आदमी और बुला के मेरे साथ मारपीट किया। और सरायकेला जिला प्रशासन एवं सहायता कला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में लेखक पाठक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध लेखक नवीन चौधरी स्कूली छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। प्रसिद्ध लेखक नवीन चौधरी ने आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस मौके पर अपनी किताब खुद से बेहतर के विषयों को छात्रों के बीच रखा, जिसमें बताया कि वर्तमान परिवेश में छात्रों का खुद से मुकाबला है। रोज कुछ नई चीजें सीखने की ललक रखें। ऐसा नहीं कि आज को जो सीख लिया वो काफी है। बदलते दौर में प्रतिदिन कुछ नए करने की चाहत रखें, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। घंटे चले इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने लेखक नवीन चौधरी से स्थापित किया, जहां उन्होंने छात्रों के सवाल के जवाब दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान लेखक नवीन चौधरी ने सरायकेला जिला प्रशासन एवं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से अन्य जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, ताकि छात्रों के मन में संकोच की भावना न रहे। बच्चों को ये कहना चाह रहा था कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है वो खुद से है। करियर में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज जो हमने सीखा है, आज जो हम जानते हैं, कल क्या मैं उससे बेहतर सीख सकता हूँ। उससे बेहतर सीखने की और हर रोज सीखने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। हर रोज जो है मुझे खुद से कम्पीट करना है। तो मैं इन बच्चों के साथ यही बात करना चाह रहा था कि हर रोज अपने आप को आज जो आप हैं उससे बेहतर एक नई चीज सीखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देखिए एक सवाल आया था एक बच्ची का जो कि छोटी जगह से आती है, उसको गाँव के अंदर अगर उस सुविधाएं पूरी नहीं पहुंच पाती और हम लोग भी गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर जिला प्रशासन ये आयोजन नहीं करता तो मैं उस बच्ची से नहीं मिल पाता, जो बात मैं कहना चाहता हूं मैं उस बच्ची तक नहीं पहुंचा पाता। तो ये लगता है कि जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह के सार्थक प्रयासों की बहुत ज़्यादा जरूरत है।
और आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरूडी बस्ती के लोगों ने स्थानीय भाजपा नेता ध्रुव नारायण सिंह पर बिजली कनेक्शन के नाम पर जबरन अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर लोग शुक्रवार को विद्युत कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध जताया। मीरूडी बस्ती के लोगों ने स्थानीय निवासी ध्रुव नारायण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने बताया कि मीरूडी बस्ती में नए बिजली के खंभे व तार लगाए जा रहे हैं। यहां बिजली कनेक्शन दिए जाने के बदले ध्रुव नारायण सिंह प्रति कनेक्शन 1100 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर डराने, धमकाने और कनेक्शन नहीं दिए जाने का धौंस दिखाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि ध्रुव नारायण सिंह का कहना है कि बिजली खंभा और तार लगाने का काम उन्होंने लिया है, इसलिए सभी लोगों को पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस समस्या को लेकर लोगों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर कनई विद्युत अभियंता के समक्ष गुहार लगाई। इस मुद्दे पर कनई विद्युत अभियंता सनी कुमार बारा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी पड़ताल की जाएगी। अगर अवैध वसूली के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ विद्युत विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। जिसमें जो है तार और बिजली और नया तार लगने के चलते जो है हर घर से 1100 रुपया ध्रुव प्रसाद सिंह ले रहे हैं। रंगदारी स्वरूप जो लाइन का पैसा 1100 रुपया उनको नहीं दे रहा है, उसका घर का लाइन काट दिया जा रहा है और वो धमकी दिया जा रहा था कि जिसके पास जाना है जाइए, लौट के मेरे पास ही आना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि ये सरकारी योजना है और बिजली विभाग के द्वारा ही अंतर्गत ही काम हो रहा है। ये तो अभी जस्ट जानकारी में आया हुआ है कि जो अवैध वसूली किया जा रहा है वहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा, तो क्योंकि अभी ये नॉलेज में आया है तो अभी इस पर देख लेते हैं क्या विषय है और उसके बाद आगे तो कार्रवाई किया जाएगा। इससे अगर कोई किसी तरह का संज्ञान में मान लीजिए प्रूफ हो जाता है कि सच में ये मांगा जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगा, एफआईआर वगैरह दर्ज किया जाएगा। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को भारत के नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक द्वारा तैयार की गई कैग रिपोर्ट को राज्य के वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखा। इस रिपोर्ट में झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए निर्धारित राशि का केवल 32% ही खर्च किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया, जबकि सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने कैग की रिपोर्ट को राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि रिपोर्ट में सामने आई सारी जानकारी सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में राज्य की जनता को सरकार ने काफी परेशान किया और कई मोर्चों पर राहत देने में विफल रही। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड विधायक सरयू राय ने कैग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राय ने कहा कि रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ हर बिंदु नकारात्मक है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से मनमानी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा सकता है। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, वो भी स्वास्थ्य विभाग के अटैच है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दादा, कोविड तक की राशि नहीं खर्च कर पाई सरकार, जब कोविड के समय वो जो राशि आई अब सारा सार्वजनिक हो गया है। ये क्या स्थिति में सरकार है? क्या इस यहाँ का जनता को कितना राहत और कितना दुखी दिया गया है? उस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में केवल लूट खसोट घोटाला अनियमितता ही हुई है और कोई एक ऐसा उसमें हिस्सा नहीं है जिसमें कैग ने इनकी प्रशंसा की हो। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएं आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति, चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। मैंने तो एक मामला उठाया था अनियमितता का, मुख्यमंत्री जी को ही लिखा था सबूत के साथ। कोई कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और यहाँ की पुलिस ऐसी है कि एफआईआर को ट्रू कर दिया, मुझे उसमें बिल लेना पड़ा। और भी 2-3 एफआईआर हैं उनके
तो जो व्यक्ति अनियमितताओं की बात उठाएगा उस पर सरकार FIR दायर करेगी, और जब CAG की रिपोर्ट में ये अनियमितताएँ उजागर हो जाएंगी तो सरकार चुप्पी साध लेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपराध है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनियमितताओं पर पर्दा डालना, दबाना, उसके दोषियों को बचाना। आजसू विधायक निर्मल महतो ने भी रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। वहीं JLKM विधायक जयराम महतो ने रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन वे ये मानते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। इस बीच राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन वह इस पर विस्तार से विचार करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगी। कल हम लोग स्वास्थ्य विभाग को आप खुद पेपर में के मीडिया में भी पूरा आज आया हुआ है, और सभी विभाग में घोटाला है, और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का घोटाला नहीं है। और अभी देखिए बीमा जो हो रहा है उसमें अभी केंद्र का भी पैसा आया हुआ है, और आपका दिया हुआ है कि जो कोरोना काल में भी जो पैसा आया था वो खर्च नहीं कर पाया, और उसका हिसाब भी अभी तक नहीं दे पाया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अभी हम लोग सदन में कल से ही गहमा-गहमी चल रहा है, और आज हमको लगता है आज भी सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर इसका आज एक रिपोर्ट पे देखिए वो तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, और इसका जब तक जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। आज मेरा थोड़ा सा शून्यकाल का सवाल भी छूट गया है। अच्छा, देखिए कोरोना काल के समय में जी उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में देखिए लचर है, ये कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर, और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा। तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गाँव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी माने एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। मैं जब तक रिपोर्ट देखूंगी नहीं, एक कहीं अखबार में कुछ छपा है उसके बेसिस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। एक बार मुझे रिपोर्ट देख लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। मैं तो कहूँगी भारी संख्या में कर्मियों की कमी है, मैन पावर की कमी है, इसे राज्य सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? उनके समक्ष सारी रिपोर्ट है कि इतने पदों पर जो है स्थान खाली है, रिक्त स्थान है, तो उसमें भरे जाए सभी बड़े पैमाने पर। तो ये घोटाले सामने देखिए जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है, आप ये सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते? इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं? इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है यहाँ। सीएम सिर्फ बोलने से नहीं होता साहब, सिर्फ बोलने से नहीं होता कि बालू में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उच्च पद पर आसीन है, जनता की आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आप सबों के माध्यम से, हम विपक्षियों के माध्यम से ही हम सदन में जनता की आवाज को पहुँचा पाते, पर उसमें भी अगर ये अनदेखा करे कि बालू की कोई कमी नहीं है। आप अखबार पढ़िए, आप दूरदर्शन देखिए, आप मीडिया से अवगत होइए, आपको पता चलेगा कितनी कमी और कितनी कमी नहीं। वहीं चांडे थाना क्षेत्र के टाटा रांची मार्ग स्थित कांदरबेड़ा चौक पर गुरुवार देर शाम झारखंड दुत्तरगामी वातानुकूलित बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। इसमें बस में सवार 10 यात्री समेत चालक व खलासी घायल हो गए। सूचना पाकर आसपास के लोग व चांडिल पुलिस पहुंची। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम व जमशेदपुर के अन्य अस्पतालों में भेजा गया। घायलों में मानकुआ आजाद नगर रोड नंबर 1 निवासी मोहम्मद
अफरोज पी गंगाधर, एक महिला ट्रक का खलासी, बोकारो निवासी सुमन बावरी और चालक युधिष्ठिर रजवार समेत अन्य शामिल है। मोहम्मद अफरोज पी गंगाधर और महिला को टीएमएच ले जाया गया, जबकि ट्रक के खलासी सुमन बावरी और चालक युधिष्ठिर रजवार का एमजीएम अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार बस रांची से जमशेदपुर आ रही थी, जबकि ट्रक डिमना चौक से रांची की ओर जा रही थी। इसी बीच कांदरबेड़ा मोड़ पर बस अचानक मुड़ गई, जिससे ट्रक और बस में टक्कर हो गई। ज्ञात हो कि कांदरबेड़ा चौक NH 33 4 लेन पर स्थित है। रांची व विपरीत दिशा बारागोड़ा से आने वाले छोटे बड़े वाहन कांदरबेड़ा चौक होते हुए जमशेदपुर व औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर गमरिया जाते हैं। 4 लेन होने के कारण दोनों दिशाओं में वाहनों की गति काफी तेज रहती है। कांदरबेड़ा चौक पर जमशेदपुर जाने के लिए वाहन मुड़ते ही दुर्घटना होती है। ऐसी बस रांची वाली से आ रहे थे, कांदरबेड़ा पास गाड़ी मोड़ रही थी, उधर से ट्रक में आकर के मारे। कहाँ लेके जाना है? तकरीबन 10-12 लोग उसमें नुकसान हुआ। घुमा दिया, उधर से देखते नहीं किया कि गाड़ी आ रहा है। कौन गाड़ी आ रहा था सामने से? ट्रक आ रहा था। हाल ही में पोटका स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में लटके ताले और खराब पड़े चापाकलों से संबंधित खबर इनसाइड झारखंड न्यूज में प्रमुखता से दिखाई गई थी। इस खबर के बाद अब विभाग का कार्यालय समय पर खुलने लगा है और खराब पड़े चापाकल एवं जल मीनारों की मरम्मत भी शुरू हो गई है। पीएचडी विभाग के जेई रॉबिन्सन हीरो ने बताया कि वर्तमान समय में जो चापाकल खराब पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ मरम्मत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सूचीबद्ध चापाकलों की मरम्मत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी चापाकल ठीक कर दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता जयराम हांसदा ने इनसाइड झारखंड न्यूज को धन्यवाद दिया और कहा कि खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के कारण विभाग का कार्यालय अब समय पर खुलने लगा है, जिससे लोगों को उम्मीद जागी है कि अब पानी की समस्या का समाधान जल्द होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, पेयजल की समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए चापाकलों की मरम्मत करना जरूरी है। इनसाइड झारखंड न्यूज ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके कारण अब समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है। 3 दिन से काम शुरू हो गया चापाकल बनवाने का। हम लोग प्रायोरिटी में इमरजेंसी में सबसे जो जरूरी है उसको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। स्कूल हो गया, पंचायत हो गया, किसी गांव में अगर एक चापाकल है जिससे लोग पानी पीते हैं, अगर वो ख़राब हो गया तो हमको उसको प्राथमिकता देकर सबसे पहले हम लोग उसको बना रहे हैं। और कहीं कंप्लेंट पुरानी है, हम लोग वो सबको भी पहले बनवाने की कोशिश करेंगे। फिर जो नए आते जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे वो भी हम लोग बनवा के सारा 1-2 महीना काम चलेगा, 2-3 महीना तक ऐसे। तो हम कोशिश करेंगे पोटका में जितना भी जरूरत चापाकल है जहाँ ख़राब है हम मरम्मत कर विभाग का ये स्वागत जो फैसला को हम अब स्वागत करते हैं, इस फैसला का हम स्वागत करते हैं और जनता को कम से कम इससे राहत मिलेगी। और जितने भी ग्रामीण हैं जो पानी के लिए जहाँ जल संकट थी, वो कम से कम ग्रामीण अभी आसानी से आकर के यहाँ शिकायत दर्ज करेंगे और जो है अपना अपना गांव का जो पेयजल का जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी, तो जनता को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। हम लोग का क्या काम है, जनता का शिकायत को सरकार के यहाँ सामना लाना है और सरकार को जनता को के बीच में समन्वय स्थापित करके जनता का समस्या का हल के लिए हम लोगों का काम है। ये विभाग जो फैसला लिया है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। विभाग को हम लोग धन्यवाद भी देंगे। और हम लोगों ने यही शिकायत किया था कि जनता जो है यहाँ आकर के लौट जाती थी। यहाँ कोई शिकायत पंजी नहीं, आदमी ही नहीं रहता था तो शिकायत पंजी कहाँ से मिलेगा। कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा था और ग्रामीणों में गांव में चापाकल खराब पड़ा हुआ है। इसलिए ये विभाग बहुत ज़रूरी है। ये कितने दिन लोगों की जीवन रहेगी तो कितना दिन ये विभाग चलेगा। 6 महीना बंद करने से नहीं चलने वाला है। और सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर सभागार में उत्कल सम्मेलनी केंद्रीय कमेटी के सभापति डॉक्टर आदित्य पात्र एवं उनकी टीम ने उड़िया शिक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उड़िया स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।
इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के संपादक कमल चक्रवर्ती एवं कोषाध्यक्ष भीमसेन महापात्र भी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में उन्होंने सरायकेला पहुंचकर गोपाबंधु चौक स्थित पंडित गोपाबंधु दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद वे जगन्नाथ मंदिर में शिक्षकों के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान उड़िया शिक्षकों ने ज्ञापन केंद्रीय कमेटी के सभापति डॉक्टर आदित्य पात्र को सौंपा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि उड़िया शिक्षकों का मानदेय 6000 प्रति माह करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं आई है। इसके अलावा शिक्षकों को 4500 प्रति माह मानदेय मिलता है, जो उनके लिए अपर्याप्त है। शिक्षकों ने यह भी बताया कि उन्हें 12 माह के बजाय केवल 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी। बैठक में उत्कल सम्मेलनी के ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष सुदीप पटनायक, बद्री दरोगा, चिरंजीवी महापात्र, परसू कवि, काशीकर और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। रांची के हाजी चौक रातू के पास विलुप्त होते जा रहे इंडियन पेंगोलिन को देखा गया, जिससे ग्रामीण में भारी हलचल मच गई। लोग ये जीव देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक युवक ने गूगल पर इसका इतिहास खोजा तो फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को अपने कब्जे में लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंडियन पेंगोलिन का मुख्य आहार चींटी और दीमक है और ये प्रजाति मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन ये रांची में पहली बार देखा गया। एक युवक ने बताया कि जब वह अपने घर की छत पर था तो उसने इस जंतु को देखा और बाद में जब उसने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि ये इंडियन पेंगोलिन है। उसके बाद ग्रामीणों ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया। इंडियन पेंगोलिन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमत पर बेचा जाता है, जिसके कारण तस्कर उसका अवैध शिकार करते हैं। फिलहाल ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। इधर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि इसकी रक्षा की जा सके। अच्छा, कौन मतलब पहले ये कभी मिला कि सर? देखिए चट्टान एरिया में सब मिलता है, इधर तो वैसे चट्टान ये तो रेयर सर है। कैसे आया वो तो मेरा करकट का ऊपर था, तो वही घटर घुटर आवाज आ रहा था, तो चढ़े तो देखे मतलब कोई जानवर था, नहीं पहचानते थे उतना, तो इसको कॉल किए। आया, हम लोग 4-5 जन थे, यही चारों थे। हम लोग चढ़े, वहाँ देखे तो बोला ये जानवर, इसको पकड़ लेना। रस्सी उसी से बांधे, फिर पकड़ के उतरा के यहाँ रूम में रख दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने का आग्रह किया। मालूम हो कि देश में 6 राज्यों में पेसा एक्ट लागू है। इनमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं, जबकि 4 राज्य जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पेसा नियम बनाकर इसे लागू करना है। झारखंड में पेसा कानून लागू होने से आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। पंचायत सचिव ग्राम सभा सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वहीं ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा, जबकि ग्राम सभा को गांव में विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए दंड लगाने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा ग्राम सभा में कोष स्थापित करने, अनुदान तथा जिला खनिज विकास निधि से की जाने वाली योजनाओं पर फैसला लेने, सामाजिक, धार्मिक और प्रथा के प्रतिकूल होने की स्थिति में ग्राम सभा को इस पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा अपनी पारंपरिक सीमा के अंदर प्राकृतिक स्रोतों को प्रबंधन करेगी। वन उपज का अधिकार दिया जाएगा। लघु खनिजों का भी अधिकार ग्राम सभा को होगा। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में हुई घटना की जानकारी दी। इधर जमशेदपुर में श्रौणिक समाज ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को एक रैली निकाली। समाज के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख समस्या जाति प्रमाण पत्र के न बन पाने के मुद्दे को उठाया। जाति प्रमाण पत्र बनाने में संशोधन करना होगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने में संशोधन करना होगा।
समाज के लोगों का कहना था कि वे पिछले 80 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जमशेदपुर में निवास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी पेशा होने के कारण उनके पास कोई खतियानी जमीन नहीं है, जिसके चलते उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस समस्या के कारण वे ना तो शिक्षा में पूर्ण रूप से लाभ उठा पा रहे हैं और न ही सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। समाज के नेताओं ने इस मुद्दे को राज्यपाल के समक्ष उठाते हुए जल्द से जल्द इसके समाधान की अपील की है, ताकि समाज के लोग भी अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सके। रैली और पत्र सौंपने के बाद शौंडिक समाज के सदस्य अब उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान शीघ्र होगा। हमारी मांगे पूरी करो। ऑफिस पहुंचे हैं और हम लोग शौंडिक समाज के तरफ से मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को डीसी के मार्फत से एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। हमारी मांगे मुख्य रूप से ये है कि हम लोग विगत 100 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जितने भी ओबीसी के लोग हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में संशोधन किया जाए, जाति प्रमाण पत्र सरल, सुलभ और सुलभ बनाया जाए, ताकि सारे लोगों का जाति प्रमाण पत्र बन जाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा शौंडिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। चूँकि पश्चिम बंगाल में हमारा समाज अनुसूचित जाति में शामिल है, उसी तर्ज पे झारखंड में भी शौंडिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे और इसके बाद हम लोग विधायिका पूर्णिमा साहू को एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि विधानसभा पटल में इसको उठाइए और जाति प्रमाण पत्र को सरल और सुलभ बनाइए और इसमें संशोधन करने का मांग करिए। मांग पत्र और स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान के तहत देश भर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना को जागृत करना और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। मंच ने इस दिशा में 12 जनवरी 2022 में अभियान की शुरुआत की थी और इसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। अभियान के प्रमुख बिंदुओं में से एक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना, ताकि भारतीय संस्कृति और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। मंच का मानना है कि यदि प्रत्येक घर में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा तो छोटे और कुटीर उद्योगों को समर्थन मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही मंच ने maisba.com.in नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जो युवकों को उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा मंच ने स्वावलंबी सहायता केंद्र की शुरुआत की है, जो प्रत्येक जिले में खोले गए हैं, जहां युवाओं को उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण और सलाह दी जाएगी। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से ये भी मांग की है कि उद्यमिता आयोग का गठन किया जाए, ताकि प्रत्येक जिले में युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा सके। झारखंड के 10 जिलों में स्वदेशी मेला आयोजित कर छोटे एवं कुटीर उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। इससे संबंधित जानकारी स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने एक प्रेस वार्ता में दी। जो भी सफल उद्यमी हैं उनको कॉलेज में, स्कूल में युवाओं के समक्ष ले आते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी करवाते हैं, ताकि युवाओं को ये प्रेरणा जग जाए कि नौकरी की बजाय अपना उद्यम लगाने से ज़्यादा अच्छी कमाई, ज़्यादा अच्छा रोजगार खड़ा हो सकता है। ऐसा उनका प्रत्यक्ष उनके साथ चलन भी और कुछ तथ्यों के साथ, डेटा के साथ अपना विषय भी जब युवकों के समक्ष रखते हैं, ऐसा हमें विश्वास हो रहा है अगले 4 या 5 वर्षों में भारत रोजगार का प्रमुख मार्ग उद्यमिता से आता है। इस विमर्श पर, इस नैरेटिव पर चला जाएगा। जितनी तेजी से युवा उद्यमिता के मार्ग पर जा रहे हैं, उससे विश्वास है कि अगले 5-7 वर्षों में भारत पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त भारत बन जाएगा, जो कि स्वावलंबी भारत अभियान और स्वदेशी जागरण मंच का लक्ष्य भी है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।